खुरम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम ज़रा बिजली के मामले पे आपकी तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले जो क्रैकडाउन हुआ उसके नतायज सामने आए। 2 दिन में डॉलर ओपन मार्केट में 12 रुपये सस्ता हो गया। इंटर बैंक में भी आज स्लाइटली रुपए की कदर बढ़ी है। ये अब जो डॉलर की असल कीमत है उसका बरकरार रहना विद सब्जेक्ट टू क्रैकडाउन ही है, आप समझते हैं? इसी तरह इसको काबू किया जाएगा या और भी कोई सोल्यूशन है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, इसमें डेफिनेटली सॉल्यूशंस मौजूद हैं। इसमें हमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने पड़ेंगे और रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे अगर हमें सस्टेनेबिलिटी चाहिए। देखिए, ये शॉर्ट टर्म मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, गवर्नेंस से रिलेटेड स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो ये क्रैकडाउन किया गया और हमें कंटिन्यू होगा। अभी तो शुरुआत हुई है शायद, और स्टेट बैंक ने भी आज बड़ी अच्छी एक जो है वो एक फ्रेमवर्क जो है शेयर किया है मार्केट के साथ। वो ये कि जो ओपन मार्केट है ख़ास तौर पे उनकी कंसोलिडेशन होगी। ओपन मार्केट में जो मनी एक्सचेंज डीलर्स हैं, फॉरेक्स डीलर्स जो हैं, इनकी जो है कंसोलिडेशन होनी चाहिए। इसमें काफ़ी सारे एक्सचेंज डीलर्स हैं, इसमें ए कैटेगरी है, बी कैटेगरी है, उनको कंसोलिडेट करने की बात हुई है, उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ाने की बात हुई है, उनकी अपनी ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस की बात हुई है, क्योंकि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इसकी हम बात बहुत अच्छे से करते आए कि इंटर बैंक जो है, जहाँ बैंक ट्रेड करता है आपस में करेंसी को, और वहाँ से आप रेमिटेंसेस भी भेजते हैं, एक्सपोर्ट्स भी होती है, ट्रेड भी होती है, फॉर्मल सेक्टर है वो, और फॉर्मल जो है वो आपका एरिया है, वहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो ओपन मार्केट में रिलेटिवली इतनी ज़्यादा जो है डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, और यहाँ ज़्यादातर ये चांसेस होते हैं कि यहाँ पे ग्रे मार्केट शुरू हो जाती है। फिर यहाँ से बहुत ज़्यादा ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से स्मगलिंग करेंसी की और बहुत सारे और इश्यूज होते हैं, तो इनको कंटेन करने की ज़रूरत है। और देखें, ओपन मार्केट में ही रेट बढ़ता आया है पिछले 6-8 महीने से साल में, कंपेयर टू इंटर बैंक, जहाँ पे आपका ट्रेड इतना बड़ा होता है। 95% ट्रेड तो इंटर बैंक में होता है। वहाँ पे रेमिटेंसेस आती हैं, एक्सपोर्ट्स होती है, इम्पोर्ट होती है वहाँ से। फिर ये ड्राइव क्यों कर रहा है ओपन मार्केट, क्यों इतना जो है वो रेट ऊपर जा रहा है, जबकि हमें डिमांड सप्लाई को इंश्योर करना है कि डिमांड सप्लाई अपनी जगह हो, जितनी डॉलर की रिक्वायरमेंट है उतनी होनी भी चाहिए। बट पॉइंट ये है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, जिसमें ना सिर्फ कमोडिटी की स्मगलिंग है बल्कि करेंसी की स्मगलिंग को भी रोका जाए, देखा जाए कौन बाय कर रहा है, किस लिए बाय कर रहा है, जेन्युइन बाइंग है या नहीं है, या कोई हॉर्डिंग कर रहा है, या कोई सिर्फ जो है अपने घर में रखने के लिए कर रहा है और या हवाला मार्केट में बेचने के लिए डॉलर को जो है वो ले रहा है। ये सबका ट्रैक होना चाहिए। बैंक की एक सिंगल ट्रांजैक्शन रोज़ की बेसिस पे जो है ना वो स्टेट बैंक को जाती है, तो ओपन मार्केट में क्यों नहीं जो है इतना ट्रैक रखा जाता? मेरे ख्याल में ये सही डायरेक्शन में सही कदम है, स्टेट बैंक की तरफ से भी और हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी तरफ से भी सर्वेलेंस का बड़ा अच्छा कदम इक़दाम है। मेरे ख्याल में ये तो कंटिन्यू होना चाहिए ये एफर्ट। इसके साथ साथ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है हमें, जिसमें गवर्नमेंट को अपने खर्चों को कम करना है, ताकि गवर्नमेंट जितना अपने खर्च को करेगी उतना उसकी जो रिक्वायरमेंट है कर्जों की कम होगी। जब कर्जों की रिक्वायरमेंट कम होगी तो रुपया जो है वो बहुत ज़्यादा छपता है। लोकल मार्केट में जो कर्जे लिए जाते हैं और रुपया छाप के लिए जाते हैं। तो आपको ये बताऊं कि जितनी ज़्यादा रुपए की जो है सप्लाई बढ़ेगी उतना उसकी कदर में कमी होगी आगे। तो मुझे जो है ये खुशी है कि आज इक़दाम हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम रिफॉर्म्स भी साथ में और कंटिन्यूस एफर्ट हो तो फिर हम बहुत जल्दी ट्रैक में आ सकते हैं। अच्छा खुरम साहब, आमतौर पर ये कहा जाता है कि ये जो बड़ा नोट है 5000 का नोट, दुनिया में कहीं भी 5000 का नोट तो मेरा नहीं ख्याल कि होगा, अगर होगा भी तो बहुत कम उन ममालिक में जो हमसे भी ज़्यादा गरीब हों या हम जैसे होंगे। क्या इसकी वजह से भी ये वो कहते हैं जी करप्शन बढ़ती है, छुपाना आसान होता है, बहुत सारे अवामिल होते हैं, तो ये नोट अगर ख़त्म कर दिया जाए तो इससे भी रुपये कदर में इजाफा हो सकता है? बहुत अच्छा सर आपने सवाल किया है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो पहलू है जिस पर हमें बात करनी चाहिए कि कुछ एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जी आप करेंसी डिमोनेटाइज करें या ये बड़े नोटों को बिल्कुल ख़त्म कर दें, इसकी जगह नए नोट ले आएँ या छोटे नोट ले आएँ। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि नहीं जी, ये इसकी वजह से कंट्रीज़ ने ये एक्सपीरियंस किया है, ये अमल किया है, उसकी वजह से नुकसानात ज़्यादा हुए हैं बनिस्बत इसके कोई फ़ायदे हों। अब मैं आपको बताता हूँ हमारी कंट्री के डायनेमिक्स किस तरह से। ये बात ठीक है कि बड़े नोट्स को नहीं होना चाहिए, और तो बिल्कुल होते हैं। 1 लाख रुपए का भी नोट है, 1 करोड़ रुपए का भी नोट है। ये जिम्बाब्वे और इस तरह की कंट्री देखें जहाँ हाई इन्फ्लेशन है, तो वहाँ बहुत बड़े नोट्स आपको कंटेन करना पड़ता है ताकि आपकी महंगाई को जो है किसी तरह से रोका जा सके। तो देखें, एक तरफ बड़े नोट से आपकी महंगाई, और इसको आप ज़रा देखते हैं कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो मैं छोटे नोट्स तो नहीं चल सकेंगे, इतने सारे लोग उठा के अपने जो है वो थद्दियों के थद्दियाँ उठा के आप जो है वो लेके जाएंगे दुकानों पे। तो इससे बेहतर है कि एक बड़ा नोट ले जाएं। तो देखिए, बात ये है कि दोनों के आप अपने जो है ना डीमेरिट्स और मेरिट्स हैं। मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो आर्गूमेंट है वो ये है कि 5000 का नोट खत्म कर दें तो जी आपकी ब्लैक इकॉनमी खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है। हमारी डायनेमिक्स देखें क्या है।
हमारे जो आम आदमी है ना, हमारे जो कल्चर है, फैमिलीज हैं, ये जो मिडिल क्लास है, इवन लोअर क्लास है, ये कैश क्यों घर पे रखते हैं आपको पता है? वो कैश इसलिए नहीं रखते कि वो टैक्स चोरी करने के मकसद से रखते हैं कि जी हमने टैक्स नहीं देना, या हमने जो है वो हम काला पैसा हमने कमाया हुआ है। उनका मकसद ये होता है कि बैंक उनको अकाउंट ही नहीं खोलने देता। बैंक कहता है एनटीएन लेकर आओ, 50 जो है वो चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होती हैं। टैक्स के लिए आप जाते हैं, उसके लिए 50,000 रिक्वायरमेंट्स आपके लिए होती हैं। आप सिस्टम में जाने के आपके लिए जो है इंसेंटिव्स ही नहीं है। डी इंसेंटिवाइज है, एक्चुअली डी इंसेंटिवाइज किया जाता है यहाँ टैक्स पेयर को, और जेन्युइन जो है वो जिसके पास पैसे हैं उसको डी इंसेंटिवाइज किया जाता है सिस्टम में आने के लिए। उसके पीछे पड़ जाते हैं टैक्स वाले, उसके पीछे पड़ जाते हैं जितने भी जो एजेंसीज होती है। तो क्यों वो आएगा सिस्टम में? और लोगों को लिक्विडिटी भी टाइम पे नहीं मिलती। लोग अपने बच्चों की शादियां करते हैं, अपने घरेलू मामला चलाते हैं, वो कहते हैं हमें बैंक से अच्छा हम घर पे रखे पैसे, बैंक जाने से हमें ख्वारी होती है। नहीं खुर्रम साहब आप जो बात कर रहे हैं वो ये कि डॉक्यूमेंटेशन में तो फिर दिक्कत आती है ना। मैं ये तो होता है ना। मैं आपको बताता हूँ जी सर, मैं आपको बड़ा अच्छा एक पॉइंट एक और बताता हूँ। आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं ये कह रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन के लिए इंसेंटिवाइज करें ना लोगों को आने के लिए, कम टैक्स करें, आसान बनाए ना आने के लिए कि जी आप आए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बैंकिंग सिस्टम में है। लेकिन मैं एक और पॉइंट आपको ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि मुझे बताएं, इतनी हाई इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में जहाँ रुपए की कर्जा रोज गिर रही हो, आप अपने घर पे रुपया रखना पसंद करेंगे या उसको कन्वर्ट करना पसंद करेंगे? इससे पहले कि वो जो घर पे आपने 5,000 रुपए रखे हैं या 5 लाख रुपए रखे हैं, उसकी कीमत जो है अगले एक महीने में 30% या 10% कम हो जाए, एक साल के बाद उसकी 50% का कीमत आती हो जाए, तो आप घर पे रखना पसंद करेंगे? तो इस हाई इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में कोई भी घर पे कैश नहीं रखता। या तो कोई गाड़ी ले लेता है, कोई रियल एस्टेट ले लेता है, या फिर कोई जो है वो डॉलर में कन्वर्ट करता है या गोल्ड में कन्वर्ट करता है। तो आपको सबसे पहले रुपए को गवर्न करना है कि रुपए की बहुतात ना हो। जब रुपया छप रहा है बहुत ज्यादा तो उसकी कीमत में कमी होगी। आपको पता है M2 ग्रोथ जो मनी सप्लाई है जो क्यों बढ़ती है? गवर्नमेंट 18% पे कर्जा ले रही है, 18% पे नहीं, 18% की ग्रोथ हो रही है कर्जों में पिछले साल के मुकाबले में। और जो मनी सप्लाई है, जो पैसा छप के आ रहा है मार्केट में, वो 14% पे आ रहा है। तो आप सोचिए जब आपने पैसा छापते रहेंगे और गवर्नमेंट, लेकिन खुर्रम साहब मसला ये है एक ऐसे दौर में जब दुनिया भर में पेपर करेंसी जो है वो ख़त्म हो रही है, आलमोस्ट ख़त्म होती चली जा रही है, वहाँ हम 5,000 का नोट लेके बैठे हुए हैं और घरों में पैसा रख के बैठे हुए हैं। जहाँ भी छापा पड़ता है पता चलता है 2 अरब रुपया निकल आया, 3 अरब रुपया निकल आया, 5 अरब रुपये के नोट निकल आए। देखिए ये तो आइसोलेटेड इवेंट्स है ना। इससे देखिए 1 अरब 2 अरब 4 अरब 10 अरब का कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं है इकोनॉमी में। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि ट्रिलियंस ऑफ रुपीस की बात नहीं है कि ट्रिलियंस ऑफ रुपीस लोगों ने जो है वो एक्यूमुलेट करके घर पे रखे हों। मैं कह रहा हूँ कन्वर्जन हो रही है। आप डॉलर का रेट क्यों बढ़ जाता है मुझे बताएं, ओपन मार्केट में क्यों जा रहा है? लोग कोई तो खरीद रहा है ना, वो किसको कन्वर्ट कर रहा है? रुपए को कन्वर्ट कर रहा है ना। इसलिए कन्वर्ट कर रहा है कि उसको परसेप्शन उसकी खराब हुई हुई है। वो ये सोच रहा है कि इकोनॉमी आगे पता नहीं और खराब हो जाएगी, महंगाई और बढ़ जाएगी और मैं पैसा बाहर निकाल लूँ। इस चीज़ों को कंट्रोल जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक बात बताइए कि इस वक्त आज मोहम्मद अली साहब जो वफाकी वज़ीर है एनर्जी के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। एक मुल्क में एक हिजान है कि जी बिजली बहुत महंगी होगी और लोगों के लिए मुश्किल हो गया है सारा। एक मोहम्मद अली कमीशन रिपोर्ट आई थी जिसमें आइडेंटिफाई किया गया था कि ओवर बिलिंग हुई है, ओवर इन्वेस्टिंग हुई है, कैपेसिटी चार्जेस का इशू है। अब क्या मौजूदा हुकूमत या मौजूदा सिस्टम जो है अगर ओहदा बरा होना चाहता है उससे, तो उसके लिए कौन सा रास्ता खुला है कि ये कैपेसिटी चार्जेस का बोझ हम कम कर लें? ये तो मुमकिन नहीं है कि उन एजेंसी जिन लोगों ने माहदे किए हैं, जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं, उनके साथ हम कोई सख्ती कर सकें। लेकिन जिन लोगों ने ये नाकिस माहदे किए, जिन माहदों की वजह से इस वक्त बिजली का बहरान पैदा हो चुका है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई में क्या रुकावट है इस वक्त जिसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे?